देश के साथ साथ प्रदेश में कोरोना का कहर हर रोज कम हो रहा है, लेकिन खतरा अभी टला नहीं है क्योंकि कोरोना के बाद फंगस का ट्रिपल अटैक मौत बनकर मंडराने लगा है। ऐसे में सवाल उठता है कि तीसरी लहर कितनी खतरनाक है। हम 4 तस्वीरें आपको दिखाते हैं। देखिए, पहली तस्वीर कोरोना के बाद बढ़ते उस खतरे की जिसे यूपी और उत्तराखंड सरकार ने प्रदेश में महामारी घोषित कर दिया है। तो अब फंगस का ट्रिपल अटैक हो चुका है। पहले ब्लैक फंगस, फिर व्हाइट फंगस और अब पीला फंगस भी मौत बन गया है। हर रोज नई नई बीमारी लोगों की जान ले रही है। इसी बीच देश के सबसे बड़े अस्पताल एम्स के निदेशक का एक बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि अगर तीसरी लहर आई तो बच्चों को उसमें कोई खास खतरा नहीं है, बच्चे ज्यादा संक्रमित नहीं होंगे क्योंकि पहली और दूसरी लहर में संक्रमण ने बच्चों को ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचाया। अब उन्होंने ऐसा क्यों बोला, इस पर एक्सपर्ट पैनल से हम बातचीत करेंगे। लेकिन अच्छी खबर यह है कि देश के साथ साथ प्रदेश में हर रोज कोरोना के केस कम हो रहे हैं। सवाल यह है कि क्या योगी मॉडल कामयाब हो रहा है, क्योंकि सीएम योगी हर रोज अलग अलग जिलों के दौरे पर जा रहे हैं। प्रदेश में बड़े स्तर पर वैक्सीनेशन अभियान चल रहा है, लेकिन सवाल यह है कि सरकार ने ग्लोबल टेंडर के लिए क्यों कोई नहीं मिल रहा है सरकार को, और सरकार को टेंडर के लिए नहीं मिलने के कारण समय सीमा फिलहाल 31 मई तक बढ़ा दी गई। तो सीधे हम मेहमानों का ही रुख करते हैं और हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ रहे हैं। डॉक्टर नीलम जी हमारे साथ जुड़ रही हैं, नीलम मोहन, मेदांता अस्पताल। मैम, स्वागत है आपका। डॉक्टर रमा श्रीवास्तव, प्रेसिडेंट IMA लखनऊ। नीतीश पांडे, संवाददाता वाराणसी, आप दोनों का भी बहुत स्वागत है। नीतीश, सबसे पहले आपके पास ही आएंगे। चौतरफा चुनौतियां हैं, हालांकि कोरोना के केसेस कम है, लेकिन 3 तरह के फंगस सामने आ गए। जो वैक्सीनेशन की रफ्तार को बढ़ाने के लिए ग्लोबल टेंडरिंग की बात हो रही थी, उसमें कोई नहीं मिल रहा है कॉम्पिटिटर। तो ये सारी चीजें चिंताएं बढ़ाने वाली है। निश्चित तौर पे अवधेश जी, जिस तरह से चिंताएं लोगों की बढ़ रही है, लेकिन जो चिंता है उसके बीच में सीएम का जमीनी दौरा, पश्चिम से लेकर पूरब तक जिस तरह से जमीनी दौरा लगातार हो रहा है, जिस कॉन्फिडेंस के साथ सीएम का दौरा हो रहा है, उससे ये समझना कहीं भी कम नहीं है कि अब कोरोना का खात्मा तय है। इसके साथ ही जो बीमारियां हैं उन पर भी काबू पाया जा सकता है। सीएम का दौरा महज दौरा नहीं है अवधेश जी, ये उन अधिकारियों के लिए संदेश भी होता है जो थोड़ी भी लापरवाही बरतते हैं या फिर इन जो व्यवस्थाओं के बीच जो अव्यवस्थाएं हैं उनको हर तरह से पूरी तरह से चुस्त दुरुस्त कर लिया जाए, इसका संदेश भी होता है। आपको बता दें कि ये अगर बात करें तो मुख्यमंत्री 2 दिवसीय वाराणसी दौरे पर थे। जब वाराणसी दौरे पर मुख्यमंत्री आए तो उसके पहले आजमगढ़ गए। वाराणसी पहुंचने के साथ ही सबसे पहले DRDO अस्पताल पहुंचे, जहां पर कोरोना मरीज घर भर्ती हो रहे हैं। तो ये सारा अगर बात करें तो पहले कोरोना को लेकर तैयारी पूरी है, पूरी तरह से जांच परख लेना है कि कोई कमी कसर तो नहीं रह गई। आगे आने वाली लहर की जो बात भी हो रही है तो कहीं उसमें कोई कमी कसर न रह जाए, इसका संदेश भी है। इसके साथ ही ब्लैक फंगस का जो वार्ड बना है बनारस में, उन्होंने उसका निरीक्षण किया। उसका निरीक्षण करने के साथ आज यहाँ पर सैनिटाइजेशन अभियान की शुरुआत भी कर दी और जो वैक्सीनेशन है उसका भी जायजा ले लिया। यानी पूरी तरह से अगर बात करें तो बीमारी के हर पहलू को सीएम ने जांचा, देखा और देखने के बाद जो अधिकारी हैं उनको साफ तौर पर यह मैसेज दिया कि आप लोग पूरी तरह से जमीन पर उतरकर कार्य करें। जनता में मैसेज भी पहुंचाया और अभी सीएम यहां से मिर्जापुर रवाना हुए हैं। बिल्कुल ताबड़तोड़ दौरे चल रहे हैं और यही कहा जा रहा है कि जो सीएम योगी के ताबड़तोड़ दौरे हैं उससे योगी मॉडल काफी हद तक सफल हो रहा है। शुक्रिया नीतीश आपका जमीनी हकीकत बताने के लिए। अब सीधे रुक करते हैं डॉक्टर रमा श्रीवास्तव, डॉक्टर नीलम मोहन जी का। डॉक्टर रमा जी, आपके पास आ रहे हैं। जिस तरीके की स्थितियां हैं, कोरोना के केसेस तो कम हुए, लेकिन ब्लैक फंगस, व्हाइट फंगस, येलो फंगस, ये जो स्थितियां आ रही हैं, अब किस तरीके की चुनौती है और तीनों फंगस का क्या क्या किस तरीके का नुकसान होता है, कैसे पहचाने? ब्लैक फंगस के बारे में तो लोग समझ गए हैं काफी, लेकिन व्हाइट और येलो क्या है? फंगस तो एनवायरनमेंट में हमेशा से रहा है। अब ये इन्फेक्शन जो है, पहले तो म्यूकोरमाइकोसिस जो ब्लैक फंगस आया, अब वाइट फंगस के भी केसेस आ रहे हैं, येलो फंगस के भी केसेस आ रहे हैं। तो ये फंगल इन्फेक्शंस उन लोगों में देखा जा रहा है जो कोरोना से ग्रस्त होकर नेगेटिव हो चुके हैं या पॉजिटिव भी हैं। कुछ लोग पॉजिटिव होने के दौरान भी इससे ग्रस्त हुए हैं। और इसके लक्षण सबसे पहले ये हैं ब्लैक फंगस के, तो ये हैं कि डिस्चार्ज फ्रॉम नोज एंड माउथ, कुछ ब्लैक कलर का अल्सरेशन देखा जाता है। ये रेस्पिरेटरी सिस्टम में लंग्स को इन्फेक्ट करता है, ब्रेन को इन्फेक्ट करता है,
और स्किन को भी करता है। तो प्रारंभिक लक्षण बुखार के साथ हो सकते हैं, खांसी जुकाम भी हो सकता है। इसके अलावा ब्लैक स्पॉट्स शरीर पर या ओरल मिकोसा में, मुंह के अंदर, नाक के अंदर देखे जा सकते हैं। सांस की तकलीफ हो सकती है। लेकिन जैसे ही लक्षण लगें कि शरीर में प्रारंभ हुए हैं, वैसे ही डॉक्टर से कंसल्ट करना, ज़रूरत होने पे भर्ती होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इनिशियल स्टेज में अगर कंट्रोल हो जाता है तो फिर कॉम्प्लिकेशंस नहीं होते और डेथ की संभावना भी ख़त्म हो जाती है, क्योंकि इसमें मॉर्टेलिटी रेट अच्छा खासा होता है। 80% केसेस में ये देखा गया है कि जो एक्सटेंसिव डिजीज लेकर आए, जिनके ब्रेन में, जिनके लंग्स में अच्छे से फैल गया फंगस, उनको कंट्रोल बिल्कुल, यानी कि वक्त रहते पहचान लिया जाए, यही सबसे अच्छी चीज़ है। डॉक्टर नीलम मोहन जी, इसमें एक चीज़ और भी आई है, एम्स के जो निदेशक हैं उन्होंने कहा है कि जो तीसरी लहर है वो बच्चों के लिए उतनी खतरनाक नहीं है जैसा कहा जा रहा है, क्योंकि पहली और दूसरी लहर में बच्चों को उतना नुकसान नहीं हुआ। किस तरीके से इस बयान को देखें और बच्चों को लेकर चिंताएं आगे कितनी हैं, कितनी न की जाए, क्योंकि बच्चों का मामला जब से आया है सरकारें भी डरी हैं और लोग भी डरे। जी देखिए, उन्होंने सिर्फ ये कहा था कि सीवियरिटी केसेस बच्चों की नहीं होगी, जो हम सबको पता है कि मेजॉरिटी ऑफ द टाइम बच्चों को माइल्ड टू मॉडरेट होता है। लेकिन शुरू से यही कहा जा रहा है कि पेरेंट्स को पैनिक होने की ज़रूरत नहीं, लेकिन एडमिनिस्ट्रेटर्स और डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ जैसे हम लोगों को तैयारी करने की बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर हम अपना आंकड़ा देखें, अभी जो बताया गया है दिल्ली की स्टैटिस्टिक स्टडी में कि 35,000 में उन्होंने सीरोलॉजी टेस्ट किया, जिसमें बच्चे भी थे और बच्चों में 20% के करीब एंटीबॉडी दिखी। तो जो बच्चों के अंदर सबसे ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड कंडीशन है उसका नाम है MIS-C, जिसका मतलब मल्टी इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम चिल्ड्रन, जो कोरोना के जैसे सेकेंड वीक में नहीं आता है, जो अडल्ट्स में आता है। मेरा मतलब वो बच्चों में अधिकतर 2 से 8 हफ्ते बाद दिखता है। तो क्या ये दूसरी लहर का असर कितना ये बच्चों पे पड़ेगा, अभी नेक्स्ट 1-2 महीने हमें बताएंगे। जैसे कि राजस्थान में आपने देखा काफ़ी बच्चे, और यूपी में भी सुनने आया कि काफ़ी बच्चे एडमिट हुए हैं जिन्हें ये, तो जो बिल्कुल मैम, उत्तराखंड में भी 5,000 बच्चे कोरोना संक्रमित पाए गए और तो 15 दिन में 1700 केस आए वहां पर। बिल्कुल, जो शुरू से हम कह रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि हमारी तैयारी होनी चाहिए। हम ये कभी नहीं बता रहे हैं कि हम कामयाब नहीं होएंगे या हम बच्चों को नहीं बचाएंगे, ये तो बिल्कुल मुद्दा है ही नहीं। यही मुद्दा है कि जो भी बच्चे हैं उनको इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन होना, जैसे कि केयर जो बच्चों का अवेलेबल है वो अर्बन एरिया में ज़्यादा है, लेकिन रूरल सेंटर में बच्चों को कम है। जैसे हमने देखा कि एक बारी बीमारी हुई थी जब काफ़ी सारे बच्चे बिहार में, और उसमें एक ग्लूकोज की कमी से, हाइपोग्लाइसीमिया से, मतलब सही टाइम पे ड्रिप नहीं लगना, और ये जो भी बाद में पता चला कि वो, और एक जापानीज एन्सेफेलाइटिस थी और वो मशरूम पॉइजनिंग, हमने काफ़ी बच्चे खोए थे 30,000 के करीब। तो वो चीज़ अगर आप देखें तो वो सीरियस बात नहीं थी। अगर वो उनका टाइमली उनको ड्रिप लगाई जाती या टाइमली इलाज हो जाता तो वो बच्चे, वो जो गांव में रूरल हेल्थ में मरे थे या दुख तकलीफ हुआ जिसे हम मॉर्बिडिटी कहते हैं, अडल्ट्स में भी हम देख रहे हैं कि हॉस्पिटलाइजेशन होता है। तो अगर बच्चों में हॉस्पिटलाइजेशन हो, हम उसको माने कि सिर्फ 1% बच्चे को हॉस्पिटलाइजेशन हो, तो भी हम चाहते थे कि वो इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्कुल हर जगह इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हो। डॉक्टर रमन श्रीवास्तव जी, अगर दूसरी लहर की बात करें तो ये कहा गया कि 1-2% ही ऐसे लोग हैं जिनको ऑक्सीजन की, अस्पतालों की जरूरत पड़ेगी, और उन्हीं 1-2% में जो हाहाकार हम लोगों ने देखा कि क्या स्थितियां थी वो बयां करना मुश्किल हो जाता है उसको। तो बच्चों को बचाने के लिए किस तरीके से तैयार है, पूरी स्थितियां किस तरीके से हैं आप लोगों की पूरे प्रदेश में? बच्चों के लिए तो हमारे सारे पेडियाट्रिशियन की टीम होनी चाहिए,
उसी हिसाब से नर्सेज और पैरामेडिकल्स, क्योंकि पेडियाट्रिक यूनिट अलग होती है और उनके सारे मेडिकल इक्विपमेंट्स अलग होते हैं, उनका स्टाफ अलग होता है। तो इन लोगों की ट्रेनिंग अभी से शुरू हो जानी चाहिए कि अगर इमरजेंसी में हमारे पास बच्चे आते हैं तो हम उन्हें कैसे मैनेज करेंगे। प्रिपरेशन तो लार्ज स्केल पे होना चाहिए और हर अस्पताल में बच्चों के लिए अलग से बेड्स होने चाहिए, अलग से चिकित्सा संसाधन होने चाहिए, अलग से डॉक्टर्स होने चाहिए और स्टाफ होने चाहिए जो कि वेल ट्रेन्ड हो इमरजेंसी सिचुएशन को डील करने में। क्योंकि अस्पताल में भर्ती तो अमूमन वही बच्चे होंगे जो माइल्ड डिजीज से ज़्यादा मॉडरेट की तरफ बढ़ रहे होंगे या सीरियस कंडीशन में आ रहे होंगे। तो ऐसे बच्चों के लिए हमारी टीम, हमारी सरकार, हमारे प्राइवेट हॉस्पिटल्स सबको रेडी रहना चाहिए। पहले से इंतजामात अच्छे लेवल पे होना चाहिए ताकि हमें लीस्ट मॉर्टेलिटी फेस करनी पड़े, हमारे बच्चों की ज़िंदगी खतरे में आने से बचे, और जो बच्चे अगर सीरियस हो भी जाते हैं तो हम उन्हें पूरी तरह अच्छा इलाज देकर बचा सकें। बिल्कुल। और डॉक्टर नीलम मोहन जी, एक और चीज़ आई कि जब दूसरी लहर में बड़ी मुश्किलों का दौर आया, बहुत सारे ऐसे लोग थे, अस्पताल नहीं था, तो ये कहा गया कि ऑक्सीजन अगर आपको मिल जाता है तो आप तब तक इंतज़ार कर सकते हैं ऑक्सीजन के दम पर, जबकि बेड नहीं मिल जाते। बहुत सारे लोगों के मन में ये सवाल चल रहे होंगे। हालांकि उचित नहीं होगा कि भंडारण शुरू हो जाए, लेकिन अगर बच्चों के सामने स्थितियां आती हैं तो क्या बेसिक चीज़ें घर में होनी चाहिए जो कि अगर बेड अस्पताल का नहीं भी मिलता तो थोड़े कुछ घंटों की राहत दी जा सके, कुछ घंटों की राहत पाई जा सके? जी, पहली बात तो मैं ये बताऊंगी कि कोई घर में आपको बहुत ज़्यादा तैयारी और काम करने की, पेरेंट्स को पैनिक करके अपने दवाइयाँ जोड़ के रख लें या ये करके, इसकी बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। सिर्फ हम कह रहे हैं कि अर्ली आइडेंटिफिकेशन पेरेंट्स को समझाना है। जैसे कि बच्चों में 35% आपको डायरिया, वॉमिटिंग, डिहाइड्रेशन ये कंडीशन हो सकती है। बाकी बच्चा सुस्त हो जाना, मुंह से नहीं लेना, सांस तेज चलना, ये हो सकता है। तब अधिकतर जो फैसिलिटीज जैसे रूरल है, मैडम ने भी बताया, उसके साथ साथ मैं चाहूँगी कि एक ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी हमारे पास तैयार हो, जिसमें कि एक SOP बनाए। तैयारी में हम अपने लिए तैयारी कर रहे हैं, विच इज़ डॉक्टर और हेल्थ केयर वर्कर्स, नर्सेज, इंफ्रास्ट्रक्चर की। हम एक SOP दें कि अगर आपको बच्चे में ये कोई भी चिन्ह लगे तो इन्हें आप ट्रांसपोर्ट कर दें जहाँ पर वो फैसिलिटी बनाई गई है उसके करने के लिए। मेरा ऐसा मानना है कि ऑक्सीजन की कमी बिल्कुल नहीं होएगी थर्ड वेव में, क्योंकि सेकेंड वेव में हमने ऑलमोस्ट 4 लाख मरीज तक मैनेज कर लिए पूरी इंडिया में, और अब सबके पास वो ऑक्सीजन देने की फैसिलिटी हो चुकी है। अगर कोई प्रॉब्लम आएगी तो वही यही है कि कोई पेशेंट रूरल हेल्थ से किस तरीके से उसकी ट्रांसपोर्ट हो जाए और वहाँ पर नर्सिंग केयर इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल हो। हम ये नहीं कह रहे हैं कि उनकी मौत की बात बढ़ेगी, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि हॉस्पिटलाइजेशन जो जरूरत पड़ेगी, रिलेटिव प्रोपोर्शन में जब बड़ों को वैक्सीन लग जाएगी तो सिर्फ ससेप्टेबल बच्चे हैं। तो बच्चे अगर अभी तक सिर्फ 20% भी सीरो सर्वे कर रहा है, बाकी 80% में अभी हमने वैक्सीन नहीं लगाई, तो इन बच्चों में चांसेस है कि वो एक्स्ट्रा उनको इन्फेक्शन होने की संभावना पड़े। और जो मैं कह रही हूँ MISC जो 2 हफ्ते बाद होएगी, जब आपका कोविड एंटीजन नेगेटिव आएगा लेकिन आपको कोविड एंटीबॉडी के साथ चिन्ह होंगे। अगर ये अडल्ट्स को पता ही नहीं, डॉक्टर को पता ही नहीं कि ऐसे कंडीशन है, तो वो कैसे ट्रीट कर पाएगा। तो हम सिर्फ ये चाहते हैं कि उनकी एजुकेशन और इस तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर हो, जो एग्जिस्टिंग फैसिलिटी है बस उसी को स्ट्रेंथन करके SOP मॉड्यूल से दे दें, तो ये नौबत आएगी ही नहीं। बिल्कुल, तो इन चीज़ों का ध्यान रखने की ज़रूरत है और अलर्ट रहने की ज़रूरत है। डॉक्टर रमा श्रीवास्तव, जिस तरीके से आंकड़े घटे हैं और जिस तरीके से कहा जा रहा है कि सुविधाओं में बढ़ोतरी हुई है, क्या ये कहा जा सकता है कि योगी मॉडल सफल हो रहा है, या अभी और इसको सफल कहने में कुछ कमियां हैं जिनको पूरा करना है? ये सही है कि यूपी मॉडल
सफल हो रहा है, क्योंकि सरकार ने भी बहुत मेहनत की है, प्राइवेट सेक्टर्स ने भी बहुत मेहनत की है, केसेस बहुत कम हो गए हैं, जो रेट ऑफ रिकवरी रही वो अच्छा रहा है, हम लोगों के यहाँ हाई रहा है। तो इन सब को देखते हुए यूपी मॉडल सफल है, लेकिन सफलता का परसेंटेज तो हमेशा बढ़ाया जा सकता है। और जहाँ तक बच्चों के बीमार होने की संभावना देखी जा रही है तीसरी लहर में, तो बच्चे तो बहुत ही कोमल और नाजुक होते हैं, तो उनके संभाल में और ज़्यादा कोशिश करनी पड़ेगी। इस तरह से व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाए जाने के लिए हम लोगों को, सबको, चिकित्सा विशेषज्ञों को, बाल रोग विशेषज्ञों को, अस्पतालों को काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी और पहले से प्रिपेयर्ड रखना होगा कि अगर बच्चे बीमार होते हैं तो हमारी पूरी यूनिट जो पेडियाट्रिक इमरजेंसीज को डील करने में सक्षम है, वो दिन रात मेहनत करके हमारे बच्चों को बचाएं। तो सफलता का तो कोई बिल्कुल बच रही। डॉक्टर नीलम जी, एक छोटा सा रिएक्शन आपका चाहते हैं। सरकारी स्तर पर तमाम कोशिशें चल रही हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाया जाए आने वाली मुसीबत को या तीसरी लहर को देखते हुए। प्राइवेट सेक्टर में या फिर आप लोगों की बात करें तो किस तरीके से आप लोग तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि सभी मिलकर आगे बढ़ रहे हैं इस महामारी से लड़ने में और सभी की अपनी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका है। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल आपने बढ़िया सा कहा था कि योगी मॉडल एंड यूपी मॉडल, तो कह सकते हैं कि चीफ मिनिस्टर के जाने से क्या फ़र्क पड़ेगा, कि तैयारियों में क्या होगी, जो होनी है वो तो वैसे ही फ़ोन पे बात करके हो जाए। बट एक इम्पैक्ट होता है कि जब एक पर्सनल सीनियर लीडर जाता है तो जिस तरीके से मोटिवेशन मिलती है, बाकी के सब लोग काम करते हैं नॉल, तो दैट इज़ द एग्जैक्ट वे मैं बता रहे हैं कि अभी हम थर्ड वेव से लेके बिल्कुल डराना नहीं चाह रहे। अगर कोई समझ रहा है कि मैं ये बोल रही हूँ कि थर्ड वेव आएगी, बच्चे आएंगे, मरेंगे, सीवियर होंगे, तो ये गलत है। मैं तो ये बोल ही नहीं रही, मैं ये बोल रही हूँ कि हम नहीं चाहते हैं कि वो रिलेटिव हाई प्रोपोर्शन जो हमें लगे, हो सकता है वो उतने ही बच्चे हों जितने सेकेंड वेव में आए। और अब जब उनकी जो MIS कॉम्प्लिकेशन आएगी, अब हमें बेड्स चाहिए, ये सब इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। तो टर्शरी केयर जैसे मैं काम कर रही हूँ, यहाँ तो इंफ्रास्ट्रक्चर है, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी आज की डेट पे 5 बच्चे MISC से हरियाणा स्टेट से आए हुए हैं और 2 बच्चों का फोन आया था राजस्थान JK लोन से, लेकिन क्योंकि वो वेंटिलेटर पे थे, अब उनको ट्रांसफर करना मुश्किल हो रहा था। तो ये बच्चे भी किसी माँ के बच्चे हैं जो हम चाह रहे हैं कि ये अगर हम उनको सबको अलर्ट कर दें और हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है कि ये हम डिटेक्ट कर लें। हो सकता है पेरेंट्स को समझ ही नहीं आया क्योंकि कोविड नेगेटिव था, तो इसे MISC तो बच्चों में थोड़ा सा अलग है अडल्ट से। तो एक तरफ से तो गुलेरिया सब जो कहे वो सही है, सीवियर नहीं होगा, तो वो कह रहे हैं ग्लास आधा भरा है, मैं कह रही हूँ ग्लास आधा खाली है, तो मैं भी गलत नहीं हूँ। मैं चाह रही हूँ कि जो सीवियर हो या जिनमें 0.1% जो वर्ल्ड का आंकड़ा है वो कहता है कि 0.1% MISC है, तो अगर 10,000 में से एक को MISC हो रहा है, क्या मैं गेड अप हूँ उस MISC? बिल्कुल उन चीजों के लिए तैयार रहेंगे, स्थितियां भले ही कम हो ज्यादा हो, लेकिन अलर्ट रहना होगा। आप दोनों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए और बताने के लिए कि आगे की जो परिस्थितियां हैं उससे निपटने के लिए कैसे आप लोग तैयार हैं और कैसे प्रदेश और देश बचाया जा सकता है।